शहर कायद की बात करेंगे, शहर कायद के बासियों की बात करेंगे कि क्या किस्मत पाई है कि इस्तेमाल का पानी चोरी करके उन्हीं को मुंह मांगे दामों बेच दिया जाता है और वो मजबूर है वो पानी खरीदने। बिल्कुल, पानी बेचने वाले और टैंकर माफिया के हाथ इतने लंबे हैं कि प्यास से बिलखते शहरियों की चीखों पुकार कोई सुनता ही नहीं। और एक रिपोर्ट आई है मंजर-ए-आम पर जिसके मुताबिक कराची में सिर्फ टैंकर्स की ट्रांसपोर्ट पर ही सालाना $500 मिलियन का खर्चा आता है। ये इतना ज़्यादा खर्चा आता है सिर्फ ट्रांसपोर्ट पर। अच्छा, कोई बताए कि अगर यही पैसा कराची में पानी का निज़ाम बेहतर करने के लिए लगा दिया जाए तो टैंकर का जो इशू है वो ख़त्म नहीं हो सकता है? कि आदाद शुमार के मुताबिक कराची का 1/3 पानी चोरी कर लिया जाता है या ज़ाया हो जाता है। बिल्कुल, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स और पाइपलाइंस के ज़रिए हर रोज़ 200 MGD पानी जो है वो चोरी किया जाता है। परेशानी की बात तो ये भी है कि इस धंधे में ताकतवर अनासर शामिल हैं जो अरबों रुपए के पानी की गैर कानूनी फरोख्त में मुलव्वस हैं। अच्छा, ये सब जानते हैं कि कराची में पानी की कमी खुद साख्ता है। शहरी मुतअद्दिद बार शिकायत भी कर चुके हैं कि वाटर बोर्ड के अफसरान टैंकर माफिया की सरपरस्ती कर रहे होते हैं, जबकि गैर कानूनी हाइड्रेंट की मिसमारी के बाद ज़ाती मफादात के लिए उनको दोबारा खोलने की इजाज़त दे दी जाती है। मगर नकार खाने में तोती के कहते हैं कि आवाज़ कौन सुनता है उसकी, तो कोई आवाज़ नहीं सुनता उसकी। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी पर हम जानेंगे कि ये मसला हल कैसे हो सकता है और जो इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है क्या उससे ये मसला हल नहीं हो सकता है। बात करेंगे माहिर आबी उमूर शाहब उस्तो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। की जो रिपोर्ट सामने आई है कि सिर्फ टैंकर्स की ट्रांसपोर्ट पर सालाना इतना ज़्यादा खर्चा आता है, अगर यही पैसा कराची में पानी का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए लगा लिया जाए तो क्या ये इशू ख़त्म नहीं हो जाएगा या इतना आसान मामला नहीं है जितना रिपोर्ट में कहा जा रहा है? जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया। देखें, इस पर मुतअद्दिद बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कराची का जो पानी का मसला है वो मैं मानता हूँ कि कराची की आबादी तकरीबन 5% के हिसाब से हर साल बढ़ती जा रही है, लेकिन जो इस वक्त भी पानी अवेलेबल है अगर उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाए तो मैं समझता हूँ आपको 80-90% आपका पानी का मसला नहीं है। कम से कम जो आम शहरी जो है कराची का उसको अपनी इस्तेमाल के लिए पानी बिल्कुल आराम से मिल सकता है। लेकिन उसके लिए जो बुनियादी जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है वाटर मैनेजमेंट करना। आपको वाटर मैनेजमेंट एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव आपको रिफॉर्म्स करने होंगे, इसको ऑटोनोमाइज करना होगा। ये जो इंटरफेरेंस है बाहर की उससे उसको बिल्कुल लेजिस्लेटिवली जो है महफूज करना होगा। सही है। एक इफ़ेक्टिव वाटर बोर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा फिर आपको जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें चूँकि वाटर कमीशन मैंने बनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में जाके, तो वाटर कमीशन की रिपोर्ट्स सब अवेलेबल हैं। ठीक है। उसके मुताबिक आप देखें पूरे कराची में जो जितने भी आपके फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वो काम नहीं कर रहे। हाइड्रेंट्स जब हम उस ज़माने वाटर कमीशन 2 साल पहले जब चला हम देख रहे थे तो तकरीबन 100 से भी ज़्यादा हाइड्रेंट्स थे और उसमें बेशतर इलीगल हाइड्रेंट्स थे। बड़े बड़े ताकतवर इदारों ने पाइप्स लगाए हुए थे जिनको वो पानी डायरेक्टली वो सप्लाई हो रहा था। ठीक है। और इसके अलावा आप देखें कि तकरीबन कोई 50 से ज़्यादा इनकी वाटर पंपिंग स्टेशंस हैं जो मेजर पंपिंग स्टेशंस हैं। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि जी हर पंपिंग स्टेशन पे वाटर मीटर्स लगने चाहिए। जब वाटर मीटर लग जाएगा तो आपको पता होगा कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितना पानी गया। सही है। आज तक वो वाटर मीटर्स नहीं लगे। तो ये बुनियादी जो है इक़दामात हैं जिनके करने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, जिस तरह आपने निशानदेही की अभी वाटर टैंकर्स के हवाले से जो पानी बिकता है वो खरबों रुपए का पानी है हर साल जो बिकता है। उसमें बहुत बड़े बड़े इंटरेस्ट ग्रुप शामिल हैं। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कराची में ये जो पानी का मसला है इसको बेहतर तरीके से रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि इसमें उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं। अच्छा शाहब साहब, K4 की बात होती है कि K4 की तामीर से कराची के जो पानी का मसला है वो हल हो सकता है। आप समझते हैं कि इतना पुराना जो पानी का मसला है वो सिर्फ K4 की तामीर से हल किया जा सकता है? देखिए जी, K4 का जो मंसूबा है उसमें बुनियादी नकाइस मौजूद हैं। अब आप देखें वो जो है कींझर से पानी लाया जा रहा है। अब ये सारा रास्ता पानी जब आएगा तो उसके लिए पंपिंग स्टेशंस चाहिए, लेकिन आपको सुन के हैरत होगी कि जो PC1 बनाया गया था उसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविज़न ही नहीं था। तो अब जब तक आप इलेक्ट्रिक जो है वहाँ पे स्टेशंस नहीं लगाएंगे जो वाटर पंपिंग स्टेशंस को चलाएं तो वो नहीं चल सकता। फिर उसके बाद तकरीबन कोई 29 दफ़ा
29 दफ़ा जो है इसका जो राउट है पानी की जो पूरा चैनल बनने जा रहा है उसको चेंज किया गया है। और उसमें जो पावरफुल इदारे हैं, DHA हो गई, बहरिया हो गई, उन्होंने अपने लिए जो है उस पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश की है। अच्छा। इसके अलावा इसमें बुनियादी मसला जो अभी तक जो चल रहा है वो है प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के बीच में कोई हम आहंगी नहीं है। और वो जो प्रोजेक्ट किसी ज़माने में 15-20 बिलियन का था, अब वो 150 बिलियन तक पहुंच चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इसका कम से कम मुझको कोई उसका कंप्लीशन नज़र नहीं आ रहा अभी, क्योंकि वही मसाइल चले जा रहे हैं, क्योंकि कोई इसकी ओनरशिप नहीं लेता। तो K4 का मामला जो है वो कोई स्पेशल उस पर टास्क फोर्स बने या कोई ऐसा कोई इदारा हो जो नॉन पॉलिटिकल हो, जो प्योरली टेक्निकल हो, जिसका काम सिर्फ उस प्रोजेक्ट को टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख के कंप्लीट करना हो। इस तरह ही ये बन सकता है। लेकिन प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट की चूँकि मुसलसल उनकी आपस में जो है वो एक पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर चलती रहती है, दोनों गवर्नमेंट्स की विल के बगैर ये कभी भी मुमकिन नहीं हो सकेगा। शाहब ओस्तो साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे से आप बात कर रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि ये कराची वालों का बड़ी बुनियादी ज़रूरत है ये पानी, और उनका ये मसला ही हल नहीं हो पा रहा है। और टैंकर माफिया का हम हमेशा जिक्र करते रहते हैं, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उम्मीद करते हैं कि ये जो मसाइल हैं वो जल्द हल हो जाएं। खैर, हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सयाहत की। सयाहत के लिए पुरकशिश मकामात के हवाले से अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो जनूबी एशिया ही नहीं बल्कि तरक्की याफ्ता जो दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं उन पर भी पाकिस्तान जो वो बरतरी रखता है। अच्छा, लेकिन हमने देखा है कि हमारी हुकूमतों ने कभी इनायात खुदाबंदी, इनको कहा जाए तो गलत नहीं होगा, इससे फ़ायदा उठाने की कभी कोशिश ही नहीं की, जहमत ही गवारा नहीं की। हालांकि दुनिया भर में सयाहत का शुमार $बिलियन इंडस्ट्री में होता है। इत्मीनान बख्श बात हमजा यहाँ पे ये भी है कि सयाहत के शोबे का फ़रोग जो है वो मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, मगर अभी हुकूमत को बहुत सारे इकदाम करने की ज़रूरत है सयाहत के हवाले से। बिल्कुल, कौन से इकदाम किए जा रहे हैं, मज़ीद किन इकदाम की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि सियाती मकामात पर वो सहूलियात हों, सड़कें हों, ट्रांसपोर्ट के मसाइल हों, फिर बाकी के हवाले से बिल्कुल ऐसी, अब तो सिक्योरिटी के हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आई थी। तो इसी पर हम बात करेंगे। टूरिज़म टास्क के फोकल पर्सन कामरान खान हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान को सयाहत में कौन कौन से नए एवेन्यूज़ तलाश करने होंगे जिनसे सयाहत को बढ़ाया जा सकेगा, और अभी तक क्या कुछ कर लिया गया? आज के दौर में जो टूरिज़म है वो एक इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर चुका है, और पाकिस्तान में पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऐसे वज़ीर आज़म हैं जो इसको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं, और जहाँ पे भी जाते हैं वो टूरिज़म की बात करते हैं। लेकिन आपको पता है कि अगर आपने टूरिज़म की बात करनी है तो आपको टूरिज़म के लिए कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो सप्लाई करना बहुत ज़रूरी है अपने मुल्क में। उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप हाउस इन ऑर्डर करें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर करें, आप एकोमोडेशंस जो हैं वो स्टैंडर्ड एकोमोडेशन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे वो अवेलेबल करें, आप फूड और जितने भी F&B रिलेटेड चीज़ें हैं उनके मयार को बेहतर करें, आप लोगों को इंगेज करने के लिए एक्टिविटीज़ दें, और हर डेस्टिनेशन पे आप लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करें और उनकी तैयारी करें। तो आपकी जो एग्जिस्टिंग डेस्टिनेशंस हैं, अगर आपने उनसे टूरिज़म के मद में पाकिस्तान की GDP के लिए कुछ कमाना है, उसमें कंट्रीब्यूट कराना है, बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं सयाहत और मेहमान नवाजी की जो तालीम है वो कितनी ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जब हम बात करें सयाहत को फ़रोग देने के लिए, तो उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है? देखें, पाकिस्तान में टूरिज़म को आज से पहले सीरियस नहीं लिया गया था। अब पहली दफ़ा इसको सीरियस लिया गया है, और इसको मैं कहता हूँ कि सेक्टर से इंडस्ट्री के लेवल पे लिया जा रहा है। अगर आपने टूरिज़म इंडस्ट्री को उस लेवल पे ले जाना है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की विजन है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं, तो आपको एक बात इंश्योर करनी होगी कि उसके लिए आपको प्रोफेशनल्स, टूरिज़म और हॉस्पिटैलिटी के प्रोफेशनल प्रोड्यूस करने होंगे, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आप
प्रोफेशनल्स को ठीक है। इन्वॉल्व करेंगे, ये इंडस्ट्री उस लेवल पे नहीं जा सकती जहाँ पे हर डेवलप कंट्री की टूरिज्म इंडस्ट्री है। अच्छा ठीक है कामरान साहब, ये भी सियाहत के लिए मकामी आबादी को शराकतदार बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखें, टूरिज्म में अगर आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है या टूरिज्म को किसी भी डेस्टिनेशन पे सस्टेनेबल बनाना है, या जो एक सस्टेनेबल और इको टूरिज्म का कंसेप्ट है, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप लोकल कम्युनिटीज को हर लेवल पे इन्वॉल्व करें, लोकल कम्युनिटीज को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करें, लोकल कम्युनिटी को ऑपरेशन में इन्वॉल्व करें, लोकल कम्युनिटीज को आप बेनिफिट्स में इन्वॉल्व करें। मैं आपको एज अ टूरिज्म एक्सपर्ट ये बात बता रहा हूँ कि अनटिल एंड अनलेस आप लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो आप कभी भी सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट अचीव नहीं कर सकते किसी भी डेस्टिनेशन पे। तो इससे साबित हुआ कि अगर आपने टूरिज्म को लॉन्ग टर्म लेकर जाना है तो आपने ये इंश्योर करना है कि वहाँ की जो लोकल आबादीज हैं, दे आर मेन स्टेक होल्डर, दे आर पार्ट ऑफ द बेनिफिट्स एंड दे आर पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान साहब, सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। और एक और अहम मामला, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपनी मुआशी टीम को हिदायत की है कि वो गाड़ियों समेत गैर ज़रूरी सामान की दरामद में इजाफा रोकें, क्योंकि उनकी हुकूमत को रवा माली साल $70 अरब की मुतवक्के जो दरामदात हैं उनके बायस करंट अकाउंट खसारे के बेकाबू चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गैर मुल्की आमद और अखराज की माहवार हैसियत पर आगाही दी गई थी। और उधर नए माली साल की अगर बात करें तो उसके आगाज़ पर बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में नुमायाँ कमी भी वाक़या हुई है। अच्छा, स्टेट बैंक की अगर हम बात करें तो स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई 2021 में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी जुलाई 2020 के मुकाबले में 30% कमी से $9 करोड़ रही है। जबकि अगर जुलाई 20 की बात करें, 2020 की बात करें तो उसमें बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की जो मालियत है वो $12 करोड़ 87 लाख रही थी। दूसरी जानिब रसद में रुकावटों की वजह से महंगाई जो है वो मजीद उसके बढ़ने का खदशा है वो जाहिर किया गया इस रिपोर्ट में। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कोविड की बार बार आने वाली जो मतलब कि लहरें हैं, या ये कह लिया जाए कि बार बार हम देख रहे हैं कि नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, उससे खाम माल, मशीनरी और तैयार मसनूआत की हमवार रसद है, उसमें भी रुकावटें पैदा हो रही हैं। ममालिक में लॉकडाउन्स लग रहे हैं, मुख्तलिफ पाबंदियाँ, और उन्हीं रुकावटों की वजह से हम देखते हैं कि शिपिंग फ्रेट रेट्स भी जो है वो बढ़ गए हैं, जो कि कोविड से पहले बराए नाम हुआ करते थे। सप्लाई चेन की अगर बात करें तो आने वाली रुकावटों और तातुल की वजह से ट्रांजैक्शंस की जो लागत है उसमें भी इजाफा देखा गया है। ये तमाम तर सूरत हाल है। तो इसी पर हम बात कर लेंगे। मारूफ मशियात फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है। फ़ारूक सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम। करंट अकाउंट खसारे की हम बात करें, एक बार फिर जो है अलार्मिंग सिचुएशन शायद बनती चली जा रही है, इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है और आप वो सिचुएशन देख क्या रहे हैं? देखिए, एक मईशतदानों की मईशत होती है और एक आम पाकिस्तानी की मईशत है। जो मईशतदानों की मईशत है उसमें बड़ी बड़ी इस्तिलाहें इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे आपने की कि करंट अकाउंट का खसारा हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का क्या हाल है। दूसरी तरफ एक आम आदमी की मईशत है जिसमें वो सोचता है कि आटे की कीमत का क्या हाल है, चीनी की कीमत किस तरफ जा रही है, बिजली का बिल कितना आएगा और पेट्रोल और डीजल की क्या कीमत है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि पिछले कुछ महीनों में हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ी हैं। यानी कि एक माह में $6 बिलियन की इंपोर्ट कर लेना और फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का वजारत ख़जाना को ये लिखना कि शायद इस साल $70 अरब की इंपोर्ट हो जाएंगी, जबकि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 30, 31, 32 बिलियन से नहीं बढ़ पा रही। तो बहुत इसका नुकसान हो सकता है। एक तो हमारी करेंसी के ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ सकता है, जो आपने पिछले कुछ दिनों में देखा कि वो प्रेशर हमें नज़र आ रहा है, जिसके नतीजे में रुपया जो है वो बड़ी तेज़ी से गिरा है पिछले कुछ ही हफ्तों के अंदर, जिसके नतीजे में हमारा जो बैरूनी कर्जा जात हैं वो बढ़ सकते हैं बड़ी तेज़ी के साथ, और इसके साथ साथ प्रेशर जो है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर वो बड़ी तेज़ी से बढ़ सकता है। बिल्कुल। फ़ारूक सलीम साहब, अगर बात करें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुआशी टीम को हिदायत की है कि वो गाड़ियों समेत गैर ज़रूरी सामान की जो दरामद है उसमें इजाफे को रोके। पाकिस्तान के अगर मुआशी सिस्टम को देखें तो आपको ये चीज़ें तमाम मुमकिन होती नज़र आती हैं? देखिए, आपने टीम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। एक तो प्रॉब्लम ये है कि टीम तो कई दफ़ा बदली जा चुकी है,
पिछले 3 सालों के अंदर। आप गिन लीजिए कि कॉमर्स सेक्रेटरीज कितनी दफा आ चुके हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन एटलीस्ट 4 दफा बदली जा चुके हैं, वजारत खजाना में जो सेक्रेटरी हैं वो शायद 3 दफा बदली हो चुके हैं। तो टीम तो एक सेट टीम नजर नहीं आ रही। वजीर खजाना का आप देख लीजिए कि कितनी दफा बदली जा चुके हैं और ये भी नहीं बताया जाता कि उनको उतारा क्यों गया है या नए वालों को किस बुनियाद पे जो है वो लाया गया है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको अनसर्टेनिटी कहते हैं, यानी कि गैर यकीनी की फजा। अब जो नए वजीर खजाना साहब आए हैं उन्होंने पहले ही कुछ दिनों में ये कहा था कि फरवरी 17 तारीख को जो वजारत खजाना पाकिस्तान ने मुआहदा किया था IMF के साथ, उनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर नए वजीर खजाना साहब जो हैं वो अमल दरामद नहीं करेंगे। अब उनका पार्लियामेंट में आना भी ज़रूरी है, वरना जो अदालती फैसले हो चुके हैं वो वजीर खजाना नहीं रह पाएंगे। तो ये बहुत सारे पैगामात हैं जो सरमायाकारों को पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी ये पैगाम पहुंचाते हैं कि एक गैर यकीनी की सी फजा है और गैर यकीनी की फजा में सरमायाकार जो हैं वो अपना सरमाया रोक लेते हैं। अच्छा डॉक्टर फारूक सलीम साहब, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जुलाई 2021 में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी जुलाई 2020 के मुकाबले में 30% कमी से सिर्फ $9 करोड़ रही है। आप क्या वजह क्या देखते हैं इसकी? जैसे मैंने पहले कहा कि ये सबसे बड़ी वजह तो वो गैर यकीनी की फजा है जिससे बिजनेसमैन जो है वो भाग जाता है। दूसरी चीज दूसरे फैक्टर्स ये हैं कि हमारे यहाँ जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाती है, यानी कि कोई भी चीज़ पैदा करने की जो कीमत है वो बाकी ममालिक जो हैं इस खत्ते के अंदर उनके मुकाबले में बहुत हाई है। आप बिजली की कीमत देख लें तो इंडिया बांग्लादेश के मुकाबले में हमारी 30 से 50% बिजली के नर्ख जो हैं वो ज़्यादा हैं। इसी तरह जो बाकी इनपुट कॉस्ट आती हैं, हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेट टैक्स का रेट है वो बाकी दुनिया के मुकाबले में बहुत हाई है। तो इसकी एक वजह मैं समझता हूँ कि बहुत सारी जो बैरूनी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर वो खतराती है पाकिस्तान में आते हुए कि कॉस्ट ऑफ इनपुट्स बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ ये है कि पूरी की पूरी मईशत को जो बड़े बड़े कार्टेल्स हैं जिनको हमारे वजीर आज़म साहब जो हैं वो माफिया कहते हैं, उन्होंने आप समझिए कि यरगमाल बना के रखा है, हॉस्टेज बना के रखा हुआ है, जिसमें पावर का जो कार्टेल है वो बहुत बड़ा कार्टेल है, उसमें चीनी का कार्टेल है, उसके अंदर आप सीमेंट के कार्टेल को डाल लीजिए, तो ये बड़े बड़े कार्टेल्स हैं। इसी तरह ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है, कारें बनाने वालों का जो कार्टेल है वो बहुत बड़ा कार्टेल है, और ये सारे कार्टेल मिलके जो पाकिस्तान की मईशत है उसको इनकम्पैरेटिव बना देते हैं। हम कम्पीट नहीं कर सकते। तो जब तक ये बड़े बड़े कार्टेल्स जो हैं इनको तोड़ा नहीं जाएगा और पाकिस्तान की मईशत को बाकी खित्ते के ममालिक जो हैं उनके मुकाबले में कंपैरेटिव नहीं किया जाएगा, उस वक्त मैं समझता हूँ कि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो बैरूनी सरमायाकारी है उसकी शरह बड़ी लो ही रहेगी। ठीक, शुक्रिया फारूक सलीम साहब, सुबह सवेरे पाकिस्तान से गुफ्तगू करे थे। हमें ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।